सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक इंडिया चाइना डिस्प्यूट और टेरिटरी एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एक टॉपिक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। वन नेशन वन इलेक्शन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटी का टॉपिक है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इकोनॉमी का टॉपिक है। टंगस्टन रिजर्व ज्योग्राफी का टॉपिक है। मैपिंग की बात करें ज्योग्राफी का टॉपिक है। फिर मीन्स का जो क्वेश्चन है दैट आई विल गिव यू। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। अगेन दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। और आज से हम लोग क्रैश कोर्स से स्टार्ट है ना, मैपिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी अनटच्ड एरिया हैं स्टैटिक का और करंट अफेयर्स सब कुछ मतलब कंप्लीट पैकेज है आपका का पूरा जो करंट अफेयर्स। रात 9 बजे आपको वीडियो जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मोर देन 100 लेक्चर्स होंगे, 110 120 जितने भी होंगे वो सब लेक्चर्स होंगे प्लस नोट्स होंगे। अच्छे से आप पढ़ोगे प्रीलिम्स में जितनी चीज़ें करनी है सब कुछ आपका कवर होगा। इसमें मैं पीवाईक्यूज़ भी आपको फोकस करूँगा और स्पेसिफिकली उन पीवाईक्यूज़ जहाँ से आपका एक तरीके से जो पीवाईक्यूज़ में जिसके माध्यम से आप जो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। हर सैटरडे को मैं आपको ऐसे का टॉपिक देता हूँ, देख लेते हैं। बी हु यू आर एंड से व्हाट यू फील बिकॉज दोज हु माइंड डोंट मैटर एंड दोज हु मैटर डोंट माइंड। बहुत मुश्किल होगा लिखना बट ट्राई टू राइट सच थिंग। ऐसे कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे आपको मैं ऐसे टॉपिक ही देता हूँ और आप अपना इवेल्युएशन करा सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब बाकी टेलीग्राम चैनल है। आज का क्वेश्चन देख लो। विद रेफरेंस टू द संगीत कलानिधि अवार्ड is the title awarded annually to Hindustani musician by the Indore Music Academy from 1924-1941. The award did not exist। तो ये आपको आंसर करना है। लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया क्रैश कोर्स आज से शुरू हो रहा है और 9 PM को आपको लेक्चर मिलेंगे। वीक में 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और मोर देन 100 के आसपास लेक्चर्स इसके अंदर होंगे जिसमें पूरा प्रीलिम्स का जितनी भी चीज़ें हैं स्टैटिक आस्पेक्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। आप कोड यूज़ करना है UPSC 25 तो अमाउंट 50% से आपका रिड्यूस हो जाएगा। और ये नंबर है, कोई क्वेरी इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडिया प्रोटेस्ट न्यू चाइनीज़ काउंटीज़ इन लद्दाख। अभी कुछ समय पहले वी हैव डिस्कस्ड कि काफ़ी कुछ जो है प्रयास किया गया भारत और चीन के बीच में जो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है दूर करें, बट फिर भी चाइना जो है वो मानता नहीं। ठीक है, तो इंडिया ने प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया बिकॉज 2 काउंटीज़ इन्होंने क्रिएट किया होटान रीजन के अंदर और उसमें इंडिया टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जो है उसको भी इंक्रोच करके मेंशन जो है किया है। एंड इंडिया ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया चाइना का इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ डिस्प्यूटेड एरिया। हाइड्रो पावर कंटेक्स्ट में भी जो मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है ना, विच फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम, इस पर भी इंडिया ने अपने कंसर्न रेस किए हैं बिकॉज उस पर भी बहुत बड़ा डैम बनाने की बात जो है वो किया गया, जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाने की बात की गई। तो इससे जो वाटर फ्लो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड और इससे फिर हमारी इकोनॉमी इकोलॉजी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे है साथ में मतलब मेनली अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको जो भी कंसल्टेशन है दैट हैज़ टू बी डन। प्रोटेस्ट जो है वो सामने रखा भी गया है और जो न्यू काउंटीज़ क्रिएट हुई हैं तो उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है और इसमें अभी मीटिंग भी हुई है ख़ास तौर से जो भी टेंशन उसको एड्रेस करने के लिए सर्टेन चीज़ों पे एग्री किया गया था। मे बी चाइना उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा बट इस पर डिटेल आर्टिकल आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। फिलहाल के लिए अभी क्या है कि जो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया न्यू काउंटीज़ इन होटान क्रिएट किया गया जिसमें लद्दाख रीजन को इन्होंने इंक्लूड कर लिया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि लद्दाख का है। हाइड्रो पावर से रिलेटेड कंसर्न है जो कि मतलब जो ब्रह्मपुत्र रिवर उस पर डैम बनाने की बात की। जैसे देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी है, ऐसी कोई भी ट्रीटी जो है वो इंडिया चाइना के बीच में जो है एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लूमिंग थ्रेट इन फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक। वन नेशन वन इलेक्शन के कंटेक्स्ट में है ये। इस पर मैंने बहुत चर्चा ऑलरेडी आपसे कर रखी है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस पर पहले भी चर्चा काफ़ी कर रखी है इफ़ यू ऑल रिमेंबर। तो ये है, इस पर कुछ पॉइंट्स आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल में पॉइंट्स वो तो हैं और भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ जिससे आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें होती हैं उसको आपको मतलब थोड़ा हटाना पड़ता है एंड कुछ चीज़ें जो है मतलब कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि ठीक है ये एक टॉपिक है तो इसको ध्यान में रखते हुए उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस की इफ़ यू टॉक अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्टिंग में होते थे। तो पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन का एक रीज़न जो था जो हाईलाइट किया गया था उसमें ये था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती थी स्टेट में सेंटर पे, तो इजी रहता था। एंड यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर स्टेट के बीच प्रॉपर कोऑपरेशन जो है वो देखने को मिलता था क्योंकि सेम पॉलिटिकल पार्टी सेंटर स्टेट के अंदर जो है प्रेजेंट थी।
और सिंक्राइज्ड मैनर में होने लग गया। फिर आर्टिकल 356 का यूज़ हुआ, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 356 जो है, जो कि जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल जो है वह लगाया जाता है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल स्टेट के अंदर हो जाता था। एंड जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्थिति ये है तो इससे जो सेंट्रल स्टेट के रिश्ते काफ़ी ख़राब हुए। और पहला जो है वो आपका केरला के अंदर 1959 के अंदर जो है वो आपका लगाया गया, जिससे स्टेट की ऑटोनॉमी डिसरप्ट भी हुई। तो इससे एक मिसट्रस्ट भी जो है वो डेवलप होता है। और देखो ये सब मिसट्रस्ट का एक रीजन जो होता है वो खास तौर से तभी होता है व्हेन यू हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल स्टेट के अंदर। तो लगातार जो मिसयूज़ किया गया, मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356 मोर देन 130 टाइम्स जो है देखने को मिला। एंड कहा गया कि दिस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, अनफेवरेबल है स्टेट गवर्नमेंट के। एंड इवन ये इंटीग्रिटी ऑफ फेडरलिज्म के खिलाफ भी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उन्होंने कहा कि एज अ डेड लेटर कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द एक्टिव यूज इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे जो हमारे लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि डेड लेटर के है, लेकिन फिर भी ये कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है उसमें इसका इस्तेमाल लगातार जो है बढ़ा। सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव इन्वोक्ड आर्टिकल 356 मोर देन 130 टाइम्स, लगभग 130 टाइम। तो देखो इतनी बार जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट अनफेवरेबल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अनफेवरेबल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके प्रति जो है वो एक पॉलिटिकल टूल के रूप में। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहले फ्रेमवर्क, तो वन नेशन वन इलेक्शन में लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ। एंड यहाँ पे मेनली जो मतलब इसके लिए जो एक रीज़न दिया गया कि क्योंकि हमेशा इलेक्शन चलते रहते हैं तो इससे पूरी स्टेट मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी इस पर पूरी जुड़ी रहती है हमेशा एक तरीके से, तो भी हमेशा जुड़ी रहेगी। तो फिर और दूसरे जो कार्य है वो किस तरीके से करेंगे, फिर खर्चा भी बहुत होता है। तो फिजिकल तो ये चीज़ ना हो, तो एक बार में इलेक्शन हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल एफिशिएंसी के लिए इसको प्रपोज भी किया गया है। ऑल्दो जो कहा गया है कि ये मॉडल इससे इलेक्शन फटीक विल रिड्यूस, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से जो इलेक्शन फटीक है, फटीक शब्द है ना, कोई चीज़ बार बार करते हो तो एकदम मन भर जाता है। फिर लोअर कॉस्ट है, कास्ट भी है क्योंकि मल्टीपल इलेक्शन आपका नहीं है। और फिर गवर्नेंस पे फोकस आपका किया जा सकता है, ये कहा गया। इट विल, गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और इन सब में भी रहेगा, क्योंकि हर जगह पे अगर बार बार इलेक्शन होगा तो पूरी पॉलिटिकल जो जिद्दा स्ट्रक्चर है वो फोकस उनका यही रहेगा, पूरी रैलीज और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी जब ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन है, जिसमें आर्टिकल 83 और 172 आर्टिकल है जो कि टेन्योर ऑफ स्टेट और मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के टेन्योर से रिलेटेड, इन आर्टिकल्स में चेंज करने पड़ेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं अगर इस पर जब चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, और क्योंकि ड्यूरेशन आप कैसे फिक्स करते हो ना, जैसे अब क्योंकि हम लोग मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, कोलिशन एरा है, ये भी देखने को मिलता है, स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलता है। तो जैसे अब तुरंत से कुछ स्थिति बनती है जहाँ पे स्टेट जो है वहाँ सरकार गिर जाए तो कैसे उसको वहाँ प्रेसिडेंट रूल लेके जो रिमेनिंग पीरियड चीज़ें रन करेगी, तो इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ऑटोनॉमी इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट की गई है। ऑल द वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इसका जो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इसका जो बेनिफिट इन्होंने बताया कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, इलेक्शन का कॉस्ट रिड्यूस्ड होगा और गवर्नेंस जो है वो आपका इम्प्रूव होगा। इम्प्लीकेशन ऑन फेडरल स्ट्रक्चर इन स्टेट ऑटोनॉमी, तो स्टेट ऑटोनॉमी का इरेजन होगा। तो स्टेट इलेक्शन साइकिल विथ नेशनल वन, तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी काफ़ी इससे अफेक्ट होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सटेंशन के रूप में देखा जाएगा, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अंडरमाइंड। तो ये चीज़ आपकी क्या है। वोटर इवेल्युएशन की बात करें, वोटर इवेल्युएशन, तो यहाँ पे जैसे नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एक साथ होगा तो किस टाइप से स्टेट और सेंटर के इश्यूज़ को कैसे वो अलग करके देखते हैं, इंडिपेंडेंटली देखते हैं, ये देखने की बात है। और यहाँ पे इश्यूज़ जो है मर्ज कर जाएंगे, तो स्टेट लेवल पे जो इश्यूज़ हैं उनको ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी अफेक्ट होगा। नेशनल इशू में भी ज़्यादा लोगों के मन में आ जाए, वो ज़्यादा रोल प्ले करे, स्टेट इश्यूज़ जो हैं वो इतना अधिक न रहें। तो ये भी एक तरीके से जो एबिलिटी है वोटर के कि वो कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि सेम ही टाइम पे मतलब एमएलए एमपी का इलेक्शन तो एक ही साथ होगा, बट पर्सन वोट करने वाला जो है वो भी एक ही है, तो उसको भी चूज़ करना क्या चाहिए, एमएलए एमपी है तो वो ऐसा डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान नहीं होगा। तो ये भी है। तो इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट फॉल, अगर मान लो मिड टर्म में फॉल होता है तो नए जो गवर्नमेंट है
और जो नई गवर्नमेंट बनेगी इट विल ओनली सर्व अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स इंटेंडेड टर्म। सो ये भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को भी आप कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट होगा। या फिर रिमेनिंग पीरियड अगर सारा इलेक्शन कराना तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगा के करेंगे। चैलेंज की बात किया गया तो इसमें वोटर फटीक एक बड़ा कहा गया है कि द शेयर स्केल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शन फॉर ओवर 900 मिलियन वोटर्स रेजेस कंसर्न अबाउट वोटर फटीक एंड कन्फ्यूजन। तो ये भी एक है कि ये भी एक स्थिति बन सकती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करना। और दूसरा लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है, इतना बड़ा जो इलेक्टोरल है उसको कैसे आप मैनेज करते हो, वोटर टर्न आउट भी अफेक्ट होगा, कैसे इन्वॉल्व लोग होते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो वेरी की है विथ मल्टीपल इलेक्शन ऑकर विद इन शॉर्ट स्पैन। फॉर इंस्टेंस जो मिड 90s के अंदर 1996, 98, 99 में जो इलेक्शन हुआ है तो इसमें जो मतलब वोटिंग बिहेवियर है या जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं जो वोटर्स का पार्टिसिपेशन उसमें काफ़ी अधिक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो आर्टिकल 356 है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सरकारी तंत्र है कि ठीक है अब सेंटर का इलेक्शन आ रहा है तो स्टेट के पॉलिटिक्स में कुछ इंटरफेरेंस सेंट्रल लेवल पे हो या सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंटरफेयर करे एंटी डिफेक्शन लॉ के। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ को इसलिए स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ ना हो पाए। उसमें कुछ जो आपकी जैसा मर्जिंग से रिलेटेड है कि है ना, तो ऐसे कुछ जो मिसयूज़ है उसको दूर करने का ज़रूरत हो। या जो कमी है एंटी डिफेक्शन लॉ में या आर्टिकल 356 का जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए जो भी कुछ प्रावधान है उसको लाने की ज़रूरत है। तो तभी जो हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और अच्छा बन पाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में वोटर फटीक है, रिड्यूस टर्नआउट हो सकता है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, नीड फॉर रिफॉर्म्स है की ज़रूरत है, आर्टिकल 356 का मिसयूज़ ना हो, ये सब चीज़ें जो हैं हाईलाइट आपकी की गई। तो ये पॉइंट्स देखो इतना है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स है, कुछ आर्टिकल से पॉइंट्स लेके पूरा कंप्लीट टॉपिक आपके पास हो जाए। अब इससे ज़्यादा अगर आप इवन 15 नंबर पे भी लिखते हो, इतना कंटेंट आपके पास है विद डायग्राम एंड ऑल आप बना देते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया ब्रॉडर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लीगल सॉल्वेंसी। देखो इसका थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इंसॉल्वेंसी जैसे इसमें ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हम लोग एक तरीके से जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। तो मान लो एक कोई कंपनी है वो भारत में आके है ना कुछ इन्वेस्ट करती है। अब जब ये इन्वेस्ट करती है तो है ना इन्वेस्ट करती है या डेट की स्थिति कहीं बनती है तो उस स्थिति के अंदर जब डेट की स्थिति की बनती है तो है ना मतलब कंपनी तो दूसरे देश की है, डेट की स्थिति मान लो भारत में बनती है या भारत की कंपनी है, डेट की स्थिति बाहर बनती है। तो उसको हम कैसे मैनेज करें, क्रॉस बॉर्डर जो इंसॉल्वेंसी है उसको मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। तो इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो इससे रिलेटेड है, बट हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है तो वो उस पर इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में कुछ बातें जो हैं आपकी की गई। तो इंटरनेशनल ट्रेड जैसे जैसे आपका बढ़ता जा रहा है ना, बिजनेस क्रॉस बॉर्डर आपके होते जा रहा है, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खास तौर से इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी चैलेंजेस को दूर किया जाए। इंसॉल्वेंसी तो दिवालियापन आ जाता है जहाँ पे पैसे देने की स्थिति नहीं रहती है। तो व्यापार है तो उसमें पैसे का लेन देन होता है, बट अगर वो लेन देन अफेक्ट होता है या कोई देने से मना कर दे या देने की कैपेबिलिटी ना रहे, तो आप किस लॉ के बेसिस पे उस चीज़ को मैनेज करोगे। देश के अंदर तो आप कर सकते हो, बट क्रॉस बॉर्डर के कंटेक्स्ट में कैसे करोगे। तो इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट ऑफ 1848, तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया फेस सिग्निफिकेंट हर्डल्स इन मैनेजिंग फाइनेंशियल फेलियर्स। तो इंडियन सॉल्वेंसी एक्ट 1848 था, पहला ट्राई किया गया था डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज को दूर करने के लिए। एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि इट डिडेंट क्वाइट टू कवर द कॉम्प्लेक्सिटीज़, मतलब इसमें क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इतना इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि उस समय इतना मतलब क्रॉस बॉर्डर जो चीज़ें थी और उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। फिर आपको प्रेसिडेंट टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 का आया, ये भी आपका लेकर आया गया था। कुछ जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास से रिलेटेड मेजर सिटीज़ इन पर अप्लाई हुआ। फिर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 आया, ठीक है, पूरा याद नहीं बट थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए। तो ये बेसिकली लाइक प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क जो डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी है उनसे रिलेटेड आपका था, बट ये भी जो क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड इंसॉल्वेंसीज थी, मतलब एक देश से दूसरे देश का से रिलेटेड अगर कुछ उस इंसॉल्वेंसी था तो वो चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद
रिकमेंडेशन डाली गई मॉडर्नाइजेशन के लिए। मॉडर्नाइजेशन की रिसेंट जो चेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते, जैसे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो उसमें चेंजेस करने चाहिए जो इंसॉल्वेंसी लॉज है। तो थर्ड लॉ कमीशन 26 जो रिपोर्ट 1964 में, उसने ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन की बात आपकी की थी। फिर रोल ऑफ बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी इन 2015, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी ने भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो कोड है वो ड्राफ्ट भी किया, और मेनली डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी पे ही फोकस किया गया था। और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस जो है जो कुछ इंक्लूडेड थे, लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 234 और 235 जो है वो आपके इंट्रोड्यूस किए गए। अब सेक्शन 234 और 235 की बात करें तो इसके तहत जो भारत सरकार है टू एनफोर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रोविजन इन फॉरेन कंट्रीज थ्रू रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, मतलब ये सेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि भारत जो है इंसॉल्वेंसी जैसी जो स्थिति है, जो दिवालियापन है, जैसे भारत की कोई दूसरे देश की कंपनी है और उसे जो डेट है या जो पैसा देना है वो नहीं दे रही है, ऐसी कोई स्थिति जो बनती है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो कोई जो व्यापार होता है तो उसमें दोनों देश जो हैं इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एग्रीमेंट जो है वो लेकर आ सकते हैं, और फिर एक दूसरे का जो भी लीगल असिस्टेंस है फॉरेन कोर्ट के माध्यम से, उसके माध्यम से जो भी ये इंसॉल्वेंसी रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट आपका किया जा सकता है। बट उसमें जो सेक्शन 234 और 235 ये साफ साफ कह रहे हैं कि दोनों देश इसके लिए एग्रीमेंट सेपरेट साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेट एयरवेज केस का भी कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जेट एयरवेज लिमिटेड 2019 के अंदर सेक्शन 234 और 235 इस केस में ये स्क्रूटनी में भी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दो मेजर इश्यूज पर आइडेंटिफाई किया है कि लैक ऑफ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड एंड नॉन नोटिफिकेशन ऑफ दिस सेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कहा गया है या तो जैसे जैसे मान लो जब आप सेक्शन 234 और 235 को इम्प्लीमेंट भी करते हो, बट आपका अगर दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर कैसे ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होंगे। और दूसरी चीज़ ये भी कहा गया है कि ये जो सेक्शन को जिस तरीके से नोटिफाई प्रॉपर तरीके से करना चाहिए तो उसमें भी थोड़ी सी कमी है, ये भी कहा गया। फिर उसके बाद जो केस है द केस हाईलाइटेड द इनएक्टिव स्टेटस ऑफ दिस प्रोविजंस, मतलब सेक्शन 234 और 235 वो इनएक्टिव हैं, तो ये एक डेड लेटर की तरह है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया है, और जो यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ लॉ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को, उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने कई बार चर्चा की है, यूनिसेट्रल, जो कि व्यापार से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड लॉज होने चाहिए उसको ये बेसिक मॉडल लॉ के रूप में फ्रेम रहता है, और फिर दूसरे देश उन लॉस को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो कमेटी का फॉर्म किया गया था कि क्योंकि सेक्शन 234 और 235 तो सही से इम्प्लीमेंटेड नोटिफाई हुए नहीं थे, और कई सारे देशों के साथ हमने एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए कमेटी ने कहा कि ठीक है, जो मॉडल लॉ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो यूनिसेट्रल के अंदर हाईलाइट हम उसको फॉलो करेंगे। अब इस यहाँ पे हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सो एडहॉक सोल्यूशन काम नहीं होगा। यहाँ पे एक्सपर्ट का ये कहना है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आपका लेकर आना चाहिए, और इंडिया जो यूनिसेट्रल का मॉडल लॉ उसको अडॉप्ट कर सकता है। फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग आउटडेटेड जो कम्युनिकेशन मेथड है भारत और फॉरेन कोर्ट्स के बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कम्युनिकेशन कैसे बेटर किया जाए उस पर फोकस करना। जुडिशियल इंसॉल्वेंसी नेटवर्क गाइडलाइंस जो है वो फॉलो किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जुडिशियल कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब इंडिया और फॉरेन कोर्ट के बीच जो है, क्योंकि दो कोर्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट इसमें करेंगे तभी प्रोसीडिंग्स जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इससे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मैटर को हैंडल किया जाए। तो कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करने की बात की गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स की बात करें, उसके पावर को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उसके मतलब इतनी पावर नहीं, इट कैन रिकॉग्नाइज और इन्फोर्स फॉरेन जजमेंट, मतलब मान लो फॉरेन कोर्ट ने कुछ कहा और उस चीज़ को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उस चीज़ को इन्फोर्स करे, फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट है तो वो पावर उसके पास नहीं है, इससे उसकी इफेक्टिवनेस कम हुई है। तो यहाँ पे क्या, इसके पावर को भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो इसके पावर को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, तभी हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केसेस को देख सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि मान लो फॉरेन कोर्ट ने कोई चीज़ जो है जजमेंट दिया है तो एनसीएलटी है वो उस चीज़ को प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉइंट्स, मतलब इतने पॉइंट्स अगर आपके पास है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टंगस्टेन के कंटेक्स्ट में है, तो टंगस्टेन रिजर्व इन इंडिया की बात करते हैं। देखो एक्स्ट्रा कंटेंट भी मैंने किया, ज्योग्राफी में प्रश्न आ सकता है, टंगस्टेन की ज्योग्राफी का टॉपिक है। आंध्र प्रदेश में भी है ये, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड के अंदर है, ये ध्यान में रखना है।
कंट्री लाइक चाइना, रशिया इसमें काफ़ी डोमिनेट करते हैं। अगर टंगस्टन माइनिंग होगी, इससे जॉब क्रिएशन होगा, आसपास के कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है। ऑल दो जब टंगस्टन माइनिंग होता है तो इसमें लैंड डिग्रेडेशन है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी है, माइनिंग से वाटर का जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ेगा। प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत है ना, कि जो भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रखना। ऐसा ना हो कि माइनिंग कर रहे हो और आसपास का बायोडाइवर्सिटी बहुत अफेक्ट हो रहा है। प्लस हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। माइनिंग अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जिससे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे वो रिड्यूस किया जा सके, और जो भी ग्लोबल लेवल पे डिमांड हम उसको मीट कर सकते हैं, प्लस अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी मीट कर सकते हैं। अभी स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो राजस्थान में दिगाना माइन है, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम है, कर्नाटका में है, अभी मदुरई तमिलनाडु के अंदर भी है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारी काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। चाइना 80% ग्लोबल प्रोडक्शन का है। रशिया कनाडा सिग्निफिकेंट रिजर्व उसमें है। तो ये टंगस्टेन माइनिंग हम जो है फोकस कर सकते हैं। अभी मदुरई के अंदर है तो उसमें कई प्रोटेस्ट और ये सब भी जो है वो आपके हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रम्प कॉल्स टू ओपन अप नॉर्थ सी। तो इसमें भी हमने कुछ दिन पहले, कल ही शायद मैंने आपको पनामा कैनाल बताया था। और नॉर्थ सी देखो, मैपिंग ऐसे ही प्रश्न लोग जो है बनाते। तो नॉर्थ सी आप याद रखना, आसपास कौन देश इसको बॉर्डर करते हैं, जैसे नॉर्वे, इधर स्वीडन, नीदरलैंड, ये डेनमार्क है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूके है, ये नॉर्थ ही है, नॉर्वेजियन सी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तो ये आपका नॉर्थ सी है। ये इधर आप देखोगे, दिस इज़ इंग्लिश चैनल, ये डेनमार्क है, ये नॉर्वे है, ये बाल्टिक सी है आपका। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये नॉर्थ सी है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। चलो, आज से हम लोग जो है 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा, मैपिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। जो क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मैं कवर करूँगा। प्लस आपका पूरा प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स भी 2 साल का इसके अंदर रहेगा। अल्टीमेट कोर्स है ये, क्रैश कोर्स है, और इसको मिस नहीं करना। मोर देन 100+ लेक्चर्स होंगे। यूज़ द कोड UPSC 25, इससे अमाउंट जो है आपका 50% से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये मिस नहीं करना। इसका डिटेल वीडियो भी आज मैं शेयर करूँगा, UPSC 25 करके, UPSC 25। बाकी कोड ना लगे तो आप ये इस नंबर पे मैसेज कर देना, तो इससे आप कर सकते हो। तो ये मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट है। साइंस टेक का कोर्स भी सेपरेट है। ये साइंस टेक, करंट अफेयर सब इसके अंदर। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो प्रीलिम्स में और कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सेपरेटली अगर मन है आपका तो आप देख सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जा सकते हो, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऐप में जा सकते हो। ऐप से सौरभ पांडे CSE ऐप से है। आईफोन अगर आप यूज़ करते हो तो आप मुझे मैसेज कर दो, जो नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ आईफोन आईपैड में, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आईफोन आईपैड से भी अपनी क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद PDF डाउनलोड करने के लिए अलग से ये आपका चैनल है द हिंदू एनालिसिस करके, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था स्टार्टिंग में, इसका आंसर है B। यहाँ पे जो संगीत कला निधि जो अवार्ड है वो कार्नेटिक म्यूज़िक के अंदर दिया जाता है, ना कि हिंदुस्तानी म्यूजिशियन को दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे टॉपिक देख लेते हैं, बी हु यू आर एंड से व्हाट यू फील बिकॉज दोज हु माइंड डोंट मैटर, दोज हु मैटर डोंट माइंड। इस पर लिखना है, बहुत आसान नहीं है आपके लिए, 1000 शब्द लिखना है। आप ऐसे का अलग से जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर पूरा 50 ऐसे हैं ऑलरेडी। 9 8 10 के आसपास 9-10 ऐसे आपके हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखें, रेगुलर लिखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, इसको करके आपका ऐसे का इवेल्युएशन भी हो सकता है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।